हेलो मेरे भाई। कैसे आप लोग? चलो मेरे भाई, हमने कहाँ तक पढ़ा था? मेरे भाई, मैंने रिमाइंडर थ्योरम में पिछले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन डील किए थे, ठीक है। और उसी पे बेस्ड अभी जो हमारा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी बाकी है जो उस पे बेस्ड है। ठीक है मेरे भाई। तो आज थोड़ा क्वेश्चन का लेवल है ना हाई रहेगा। ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान से देखना हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन किए। मेरे भाई 18 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन तक हम कर लिए थे, ठीक है। चलो मेरे भाई, 18 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है। मेरे भाई ध्यान से समझना, एक धनात्मक पूर्णांक n है, मतलब कोई संख्या है पॉजिटिव वाला, उसको 12 से डिवाइड किया जाता है। 12 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बनता है मेरे भाई? रिमाइंडर कितना बनता है? रिमाइंडर बनता है 5। रिमाइंडर बनता है 5। ठीक है। अच्छा, यदि 8n² प्लस 7 को 8n² प्लस 7 को 12 से डिवाइड करने पर 12 से विभाजित किया जाता है तो कितना रिमाइंडर बनेगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। कितना रिमाइंडर बनेगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, दोनों जगह विभाजक, दोनों जगह भाजक हमारा क्या है? समान है। दोनों जगह डिवाइजर हमारा क्या है? समान है। अब तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, यहां भी डिवाइजर सेम है, यहां भी डिवाइजर सेम है, तो जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा। जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, नंबर में क्या एक्शन हुआ? ध्यान से देखना, नंबर में क्या एक्शन हुआ? सर नंबर में n से n² हो गया। ध्यान से देखना मेरे भाई, नंबर हमारा n से n² हो गया, n²। तो तुम बताओ मेरे भाई, रिमाइंडर भी स्क्वायर हो जाएगा, मेरा रिमाइंडर में भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मेरा नंबर n से n² हो गया तो रिमाइंडर में भी स्क्वायर हो जाएगा। जो एक्शन नंबर में होगा वो एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मेरे भाई आगे नहीं रुकाइए, आगे नहीं रुकाइए। इसके बाद मेरे भाई ये n² करने के बाद ये 8 गुना हो गया, 8 गुना, ये 8 गुना हो गया। मेरा नंबर n² होने के बाद भी 8 गुना हुआ, 8 गुना हुआ। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरे रिमाइंडर भी 8 गुना हो जाएगा, मेरा रिमाइंडर भी 8 गुना हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं रुका, उसके बाद भी नहीं रुका मेरे भाई। उसके बाद ये नंबर में क्या एक्शन कर दिया? +7 कर दिया, +7। तो मेरे भाई रिमाइंडर में भी क्या हो जाएगा? +7 का एक्शन हो जाएगा, +7 का। ठीक है। तो मेरे भाई जो एक्शन नंबर में हुआ है वही एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा। नंबर हमारा n² गुना 8 + 7 हुआ है, तो रिमाइंडर भी हमारा 5² गुना 8 + 7 हो जाएगा। बस इतना सा कंसेप्ट है। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बन रहा है? यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बनेगा? सर 5 का स्क्वायर 25 है, 207 बनेगा, 207, 207 बनेगा। लेकिन तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं 12 से भाग लगा के 207 रिमाइंडर बना सकता हूं? क्या मैं 12 से भाग लगा के 207 रिमाइंडर बना सकता हूं? किसी भी संख्या को 12 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर हमेशा 12 से कम ही होगा ना। तो मेरे भाई रिमाइंडर 12 से कम बनाने के लिए इसको वापिस से 12 से भाग लगाना पड़ेगा, वापिस 12 से भाग लगाना पड़ेगा। तो 12 से भाग लगाओगे वापिस, तो अब इसका एक्चुअल रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 12 का 12 चला जाएगा, 8 × 87, 12 × 7 = 84। ये 3 रिमाइंडर बनेगा, 3। तो मेरे भाई इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 3। ठीक है मेरे भाई। चलो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन अभी इसी पैटर्न पे चलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद इसके उल्टे प्रोसेस पे क्वेश्चन सब शुरू हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है। एक संख्या n है, इसको 6 से विभाजित किया जाता है। ठीक है। 6 से विभाजित करने पे रिमाइंडर क्या बनता है? 6 से विभाजित करने पे रिमाइंडर क्या बनता है? सर 6 से विभाजित करने पे रिमाइंडर बनता है 3। ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? n² प्लस का n³ प्लस का n³, ये n² नहीं है, ये n² नहीं है मेरे भाई। ध्यान से सुनना, ये n की पावर 4 है, n की पावर 4 है। ठीक है। 1 मिनट रुकना मेरे भाई, 1 मिनट बस। चलो मेरे भाई,
ठीक है, मैंने क्वेश्चन मिला लिया, थोड़ा सा मिस्टेक था इसमें। n की पावर 4 है, ये n की पावर 4, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये n की पावर 4 है, यहाँ पे ये n की पावर 4 है, n की पावर 4 प्लस n की पावर 3 और प्लस 5 है, ये हमारा कोई संख्या है, ये हमारा कोई संख्या है, और इस संख्या को भी 6 से डिवाइड करना है, इस संख्या को भी 6 से डिवाइड करना है, और 6 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, सबसे पहले ये देखो कि मेरा डिवाइजर सेम है। सर यहाँ भी डिवाइजर 6 है, यहाँ भी डिवाइजर 6 है, यानी दोनों जगह भाजक हमारा समान है, ठीक है। तो जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा, जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, नंबर में जैसे जैसे एक्शन हुआ है वैसे वैसे रिमाइंडर करते चले जाओ। हमारा नंबर है n, तो n से क्या हुआ, n की पावर 4 हुआ, n की पावर 4, मेरा रिमाइंडर है 3, तो इसका भी पावर 4 हो जाएगा, इसका भी पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद मेरे भाई ये यहां नहीं रुका, आगे भी एक्शन किया। इसके बाद मेरे भाई प्लस का n की पावर 3 हो गया, नंबर n से n क्यूब हो गया, तो मेरे भाई आगे भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, मेरा नंबर n से n क्यूब हो गया, तो रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा, रिमाइंडर भी पावर 3 हो जाएगा, यानी मेरा रिमाइंडर जो है वो 3 से कितना हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा, 3 क्यूब, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई आगे ये नहीं रुका, ये फिर आगे नहीं रुका, उसके बाद मेरा नंबर मेरे भाई n से 5n हो गया, n से 5n हो गया, तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये n से 5 गुना हो गया, तो ये रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, 3 से 3 गुना 5 हो जाएगा, 3 गुना 5, यानी जो एक्शन नंबर में हो रहा है वही एक्शन रिमाइंडर में कर देना है, जो एक्शन नंबर में हो रहा है वही एक्शन रिमाइंडर में कर देना है। अब बताओ मेरे भाई इसको सॉल्व करके क्या आएगा, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये 3 की पावर 4 81, और ये 27 हो जाएगा, 81 प्लस का 27, 81 प्लस का 27 और प्लस का हो जाएगा 15। अब तुम बताओ मेरे भाई, इतना बड़ा रिमाइंडर तो आने वाला नहीं है, इतना बड़ा रिमाइंडर तो 6 से भाग लगाकर आने वाला नहीं है, तो वापिस इसमें 6 से भाग लगा लो, वापिस 6 से भाग लगा लोगे तो क्या रिमाइंडर बन जाएगा मेरे भाई, इतना बताना हमको, ये क्या रिमाइंडर बन जाएगा, 6 का 6, 2 चला जाएगा 21, 36 18, यहां से रिमाइंडर बनेगा 3, यहां से रिमाइंडर बनेगा 3, और यहां से रिमाइंडर बनेगा मेरे भाई 3, तो कितना रिमाइंडर बन गया, 3 6 9 रिमाइंडर बन गया 9, 9 रिमाइंडर बन गया 9। तुम बताओ मेरे भाई 6 से भाग लगाने पे 9 रिमाइंडर भी नहीं बनेगा, 6 से कम ही होगा, फिर इसको भाग लगाओ मेरे भाई, तो 6 का 6, तो यहां से जो मेरा फाइनल रिमाइंडर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई इधर आना जरा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्या चीज है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या चीज है, ध्यान से देखना। किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है, मेरे भाई कौन सा धन पूर्णांक है हमको नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि एक संख्या हमारा n है और उसी को d से डिवाइड किया जाता है, d से डिवाइड किया जाता है, तो यहां से रिमाइंडर जो बनता है वो कितना बनता है मेरे भाई, यहां से जो रिमाइंडर बनता है वो बनता है 15, वो बनता है 15। अच्छा, जब उसी संख्या के 10 गुने को, संख्या तो हमारा n है, तो उसी संख्या के 10 गुने को मतलब 10n को फिर वापिस उसी डिवाइजर से, उसी भाजक से डिवाइड किया जाता है, d से विभाजित किया जाता है, तो रिमाइंडर 6 प्राप्त होता है, रिमाइंडर 6, रिमाइंडर 6 प्राप्त होता है, रिमाइंडर 6, ठीक है। तो d का न्यूनतम संभव मान ज्ञात करें, क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको d का मान बताना है, d का वो भी क्या बताना है, मिनिमम से मिनिमम, यानी हमारे डिवाइजर का मान इस बार पूछ लिया। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से उल्टा क्वेश्चन का प्रोसेस शुरू हो गया, यहां से उल्टा क्वेश्चन का प्रोसेस शुरू हो गया, बुद्धि लगाना मेरे भाई, सीधा पढ़ा है तो उसका उल्टा भी ध्यान रखना। तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से समझना मेरे भाई, मेरे को डी का मान निकालना, डी को मैं बाद में फोकस करूंगा, पहले ये बताओ मेरे भाई, दोनों जगह डिवाइजर सेम है, दोनों जगह डिवाइजर सेम है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ एन है और यहाँ मेरे भाई 10n है। तुम बताओ मेरे भाई, डिवाइजर सेम है, डिवाइजर सेम है, तुम बताओ मेरे भाई, मेरा जो नंबर था वो n से कितना हो गया, 10n हो गया, 10 गुना हो गया, मेरा नंबर n से 10n हो गया, 10 गुना हो गया, तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा रिमाइंडर भी तो 10 गुना होना चाहिए, मेरा रिमाइंडर भी तो 10 गुना होना चाहिए, यानी पहले रिमाइंडर 15 है, तो अब रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 10 गुना, अब रिमाइंडर होना चाहिए 150, 150, मेरा एक्चुअल रिमाइंडर होना चाहिए 150, 150, लेकिन तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन में इस संख्या में, इस संख्या में, इस संख्या में सेम डिवाइजर से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर होना चाहिए 150, 150, लेकिन क्वेश्चन में रिमाइंडर को 6 ही बता रहा है, 6 ही बता रहा है, 6 ही, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 6 बता रहा है, वो 150 बता रहा है, इसका मतलब बीच का घपला हुआ तो हुआ का, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये बीच का घपला कहां हुआ मैं बताता हूं, ध्यान से हमारी बात सुनना मेरे भाई, ध्यान से हमारी बात सुनना, ये बीच का घपला हुआ क्या हुआ, मैं मेरी बात ध्यान से सुनना, देखना मेरे भाई ध्यान से,
ये 10n बट्टा डी है, ये 10n बट्टा डी है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। इसका रिमाइंडर 6 आ रहा है, 6 एक्चुअल में आना चाहिए 150, 150, 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 144 इसका जो संख्या 144 जो वो कहां चला गया, 144 कहां चला गया, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई। मेरा रिमाइंडर 150 होना चाहिए और इसका रिमाइंडर 6 आना चाहिए, तो तुम बताओ मेरे भाई, इस 150 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 144 प्लस का 6, 144 प्लस का 6, इस 150 को ऐसे लिख सकते हैं। ये 6 रिमाइंडर आना चाहिए तो 6 के फॉर्म में 150 को ऐसे लिख लो, 144 प्लस 6। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये भी हमारा संख्या, ये भी हमारा संख्या, सेम संख्या है, ठीक है। ये हमारा संख्या है, इसको डी से भाग लगाने पे ये रिमाइंडर आना चाहिए। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 10a में डी से भाग लगाने पे हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 150, हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 150, लेकिन आया केवल 6, केवल आया 6। तो तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, ये 144 कहां गुम हो गया, ये 144 कहां गुम हो गया। मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये जो 144 होगा ना, ये जो 144 होगा वो डी से कट गया होगा, वो डी से कट गया होगा, वो डी से कट गया होगा, तभी तो रिमाइंडर 6 आ रहा है। मान लो कि 150 रिमाइंडर आता है, 150, तो 150 को लिखेंगे 144 प्लस 6, तो मेरे भाई 150 रिमाइंडर आता है, 6 एक्चुअल में रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब पीछे वाला कट गया होगा। तो मेरे भाई पक्का 144 जो है, 144 जो है इससे बड़ा रिमाइंडर आया होगा, इससे बड़ा रिमाइंडर आया होगा, ठीक है, इससे बड़ा रिमाइंडर आया होगा। उसको छोटा करने के लिए मेरे भाई ये 144 डी से कट गया होगा, ये 144 डी से कट गया होगा। तो मेरे भाई डी यहां पे क्या हुआ, ये डी यहां पे क्या हुआ सर, अगर ये 144 डी से कट गया तो यहां पर जो डी है वो 144 का क्या होगा, 144 का क्या होगा, फैक्टर होगा, फैक्टर। ये 144 का फैक्टर होगा, फैक्टर, और कुछ नहीं है मेरे भाई, और कुछ नहीं है मेरे भाई। 150 रिमाइंडर आना चाहिए, 6 रिमाइंडर आ रहा है, तो 144 इस डिवाइजर से भाजक से कट गया होगा, ये 144 इस डिवाइजर से कट गया होगा। तभी तो यहां पर अगर हम डी से भाग लगाएंगे, यहां पर अगर हम वापस डी से भाग लगाएंगे तो खाली हमको 6 रिमाइंडर दिख रहा है। इसका मतलब क्या कि ये 144 डी से कट गया होगा, यहां पर रिमाइंडर 0 आया होगा कट के, और यहां पर रिमाइंडर 6 आ रहा है, तभी तो फाइनल रिमाइंडर 6 आ रहा है, तभी तो फाइनल रिमाइंडर 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, ये जो हमारा डी है भाजक वो 144 का फैक्टर होगा, फैक्टर, ठीक है। लेकिन हमसे डी का मान पूछ रहा है, फैक्टर नहीं पूछ रहा है। अब डी जो है 144 का फैक्टर होगा। अब 144 का तो बहुत सारे फैक्टर इस दुनिया में है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एक कंडीशन तो ये है कि डी 144 का फैक्टर होगा, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। और दूसरा कंडीशन ये है मेरे भाई कि यहां अगर हम किसी संख्या में डी से भाग लगाते तो रिमाइंडर आता है 15, रिमाइंडर आता है 15। तो तुम बताओ मेरे भाई, जो मेरा डिवाइजर होगा, भाजक होगा, क्या वो 15 से बड़ा नहीं होगा, क्या वो 15 से बड़ा नहीं होगा। अरे 15 से छोटा लोगे, 15 से छोटा अगर रिमाइंडर आने लगे तो हमारा भाजक गलत हो जाएगा ना। जो रिमाइंडर होता है वो भाजक से छोटा होता है, छोटा, कभी भी भाजक से बड़ा नहीं आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, जो मेरा भाजक होगा वो तो रिमाइंडर से बड़ा ही होगा, चाहे 6 से बड़ा होगा चाहे 15 से बड़ा होगा। मेरे भाई ये जो मेरा रिमाइंडर है वो 15 से बड़ा ही होगा, 15 से बड़ा ही होगा मेरा भाजक, मेरा जो भाजक है वो 15 से बड़ा होगा। अगर मैं 6 से बड़ा रखने लगूं तो फिर यहां गलत हो जाएगा, यहां गलत हो जाएगा। अगर मैं भाजक को 6 रखने लगूं यहां पे, तुम कहोगे सर 6 से भी तो बड़ा रिमाइंडर होगा, ये भाजक 6 से भी तो बड़ा होगा। तो मेरे भाई जैसे ही मैं 6 अगर भाजक को रखने लगूं यहां पे, तो 6 से भाग लगाने पे रिमाइंडर बताओ 15 कैसे देगा, ठीक है। तो मेरा जो भाजक होगा वो 15 से बड़ा होगा, 15 से बड़ा। एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है कि जो हमारा भाजक है डिवाइजर है वो 144 का फैक्टर होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों का तुलना करके डी का मान बताओ क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, 144 का फैक्टर होता कौन कौन है, 144 का फैक्टर होता कौन है, और शुरुआत कहां से करना है। डी 144 का फैक्टर है, शुरुआत कहां से करना है, जो हमारा डी होगा वो 15 से बड़ा होगा। तो 15 के बाद 144 का जो फैक्टर बनता है वो बनता है 16, उसके बाद बनता है 18, उसके बाद बनेगा बहुत सारा। लेकिन मेरे भाई हमको डी का मान मिनिमम रखना है। 144 का फैक्टर ये सब भी है, 16 18 इससे बड़ा आएगा, लेकिन जो हमारा फैक्टर होना चाहिए, जो हमारा फैक्टर होना चाहिए डी वो 144 का फैक्टर होना चाहिए और मिनिमम होना चाहिए। इसके बाद तो इससे बड़ा बड़ा आने लगेगा, डी का मान इससे बड़ा बड़ा आने लगेगा, लेकिन सबसे मिनिमम मान कौन हो जाएगा मेरे भाई, 16 हो जाएगा, 16। सबसे मिनिमम मान कौन हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो इस पे अभी कई क्वेश्चन आएगा, ये नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन में आराम से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना मेरे भाई, घबराना नहीं, घबराना नहीं मेरे भाई, बस ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को।
एक संख्या n को उचित भाजक d से विभाजित किया जाता है। एक संख्या n है जिसको d से विभाजित किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये 14 शेष देता है, तो कितना रिमाइंडर बनता है, कितना रिमाइंडर बनता है, 14 रिमाइंडर बनता है, 14। अच्छा, उसी संख्या के 3 गुणों को, उसी संख्या के 3 गुना को अर्थात 3n को, 3 गुना को अर्थात 3n को उसी भाजक d से विभाजित किया जाता है, उसी भाजक d से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 8 आता है। 8 रिमाइंडर कितना आता है मेरे भाई, 8 आता है, 8, ठीक है। फिर से यदि संख्या का 4 गुना, फिर से यदि संख्या का 4 गुना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से उसी संख्या के 4 गुना को d से विभाजित किया जाता है, तो क्या रिमाइंडर आएगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या रिमाइंडर आएगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। अच्छा, ध्यान से देखना मेरे भाई, सबसे पहले ये बताओ, ये दोनों में भाजक हमारा सेम है, दोनों जगह सेम है, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, भाजक सेम है तो जो एक्शन नंबर में होगा वो एक्शन रिमाइंडर में होना चाहिए। तो मेरा जो नंबर है वो 3 गुना हो गया, 3 गुना, 3 गुना हो गया, 3 गुना। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा जो नंबर है वो 3 गुना हो गया, तो रिमाइंडर भी तो 3 गुना होना चाहिए। तो 14 का 3 गुना 42 होना चाहिए, 42। मेरा रिमाइंडर 42 होना चाहिए, 42। लेकिन यहां रिमाइंडर तो 8 है, 8 है, 8। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, मैं इस 42 को ऐसे लिख सकता हूं, 8 प्लस और मेरे भाई 34, मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे भाई। मेरा रिमाइंडर आया होगा 42, लेकिन एक्चुअल में है 8 आ रहा है, तो मैं इस 42 को ऐसे लिख सकता हूं 34 + 8। हो सकता है ये जो मेरा रिमाइंडर है वो डिवाइजर से बड़ा आया होगा 42, इसीलिए ये छोटा फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई, अगर मैं इस 42 को ऐसे लिखूं और इस डिवाइजर से अगर मैं भाग लगाऊं, तो तुम बताओ मेरे भाई, खाली रिमाइंडर 8 आ रहा है, खाली रिमाइंडर 8 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां से ये जो 34 है, ये जो 34 है वो डी से कट गया होगा, ये जो 34 है डी से कट गया होगा, यहां रिमाइंडर 0 बना होगा, यहां रिमाइंडर 8 बना होगा, तभी तो फाइनल रिमाइंडर 8 आ रहा है, तभी तो फाइनल रिमाइंडर 8 आ रहा है। तो तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, ये जो डी है, ये जो डी है वो क्या होगा फिर, ये जो 34 है वो डी से कट गया होगा पूरी तरह से, तभी तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अच्छा, तो ये डी क्या हो जाएगा मेरे भाई, सर ये जो डी हो जाएगा वो 34 का गुणनखंड होगा, गुणनखंड। कोई संख्या अपने गुणनखंड से ही कटता है, डी जो है वो 34 का गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड। ये डी कुछ और नहीं मेरे भाई, 34 का गुणनखंड है, टुकड़ा है, टुकड़ा। अच्छा, एक कंडीशन वहां से आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, किसी संख्या में अगर हम डी से भाग लगाते तो रिमाइंडर बनता है 14। तो तुम बताओ मेरे भाई, जो डी का मान होगा वो तो 14 से बड़ा ही होगा, वो तो 14 से बड़ा ही होगा। जो डी का मान बनेगा वो तो 14 से बड़ा होगा ना, रिमाइंडर से बड़ा होता है हमेशा भाजक। तो यहां रिमाइंडर आ रहा है 14, तो डी का मान 14 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, जो हमारा डी है, जो हमारा डी है वो 34 का गुणनखंड भी है और 14 से बड़ा भी है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 34 का गुणनखंड और 14 से बड़ा, 14 से बड़ा कौन कौन संख्या ऐसा है 34 का गुणनखंड जो 14 से बड़ा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 34 का गुणनखंड 14 से बड़ा होता है, एक 17 और दूसरा होता है मेरे भाई 34। एक 17 होता है और दूसरा मेरे भाई होता है 34। एक 17 होता है, दूसरा होता है मेरे भाई 34, ठीक है। तो यहां से मेरा जो डिवाइजर बन जाएगा, यहां से जो मेरा डिवाइजर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सर मेरा डिवाइजर या तो 17 होगा या तो 34 होगा। मेरा डिवाइजर या तो 17 होगा या तो 34 होगा, ठीक है। अच्छा, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 4n को d से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। पहले ये बताना मेरे भाई, यहां से यहां पे आना डायरेक्ट, यहां से यहां पे आना। किसी संख्या n को d से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 14 मिलता है, 14। अब तुम बताओ मेरे भाई, संख्या हमारा 4 गुना हो गया, भाजक हमारा सेम है, तो संख्या 4 गुना हो गया तो रिमाइंडर भी 4 गुना होना चाहिए, रिमाइंडर भी 4 गुना होना चाहिए। यानी मेरा रिमाइंडर कितना होना चाहिए मेरे भाई, 56 होना चाहिए, 56। 14 चौका 56 होना चाहिए, 56, ठीक है। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहां मेरा डिवाइजर 2 गो है, मेरा डिवाइजर 2 गो है। अगर मेरे भाई मेरा डिवाइजर मैं 17 मानता हूं, 17 मानता हूं, 17 कि मेरा डिवाइजर यहां से 2 गो निकल गया, 2 गो, वो 17 निकल गया, वो 34 निकल गया, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 4n को d से डिवाइड करने पे 56 रिमाइंडर देता है, 56। अगर मैं अपना डिवाइजर 17 मानता हूं, 17 कि मेरा भाजक 17 है, तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में 17 से भाग लगाने पे 56 रिमाइंडर देगा, इस संख्या में 17 से भाग लगाने पे 56 रिमाइंडर देगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा,
यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई। यहां से रिमाइंडर 56 आ रहा है, इस संख्या में भाग लगाने से मेरा डिवाइजर पता लग गया हुआ है 17। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 17 से अगर हम भाग लगाएंगे तो मेरा रिमाइंडर 17 से छोटा होना चाहिए ना, यहाँ बड़ा आ रहा है, तो 17 से भाग लगाओ इसमें, तो मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 17 × 51, मेरा रिमाइंडर बन जाएगा 5। मेरा रिमाइंडर बन जाएगा 5। ठीक है मेरे भाई, मेरा रिमाइंडर बन जाएगा 5। अब तुम ये बताओ मेरे भाई, मेरा डिवाइजर खाली 17 थोड़ी ना है, मेरा डिवाइजर तो 34 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 4n को d से डिवाइड करने पे 56 रिमाइंडर आता है, 56 रिमाइंडर आता है। लेकिन अगर मेरा डिवाइजर 34 हुआ, 34 हुआ, तो इस संख्या में 34 से भाग लगाने पे 56 तो आएगा नहीं, इस संख्या में 34 से भाग लगाने पे 56 तो रिमाइंडर आएगा नहीं। तो मेरे भाई इसका एक्चुअल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, सर इस 56 में फिर से वापस 34 से भाग लगाओ, तो 34 से भाग लगाओगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 34 इकाई 34, 10 44, 10 54, 22 हो जाएगा, 22। यहां से एक्चुअल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 22 बन जाएगा, 22। यहां से एक्चुअल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 22 बन जाएगा, 22। देखो मेरे भाई ध्यान से मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक संख्या ओरिजिनल हमारा n है, उसको d से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 4 बनता है। उसी संख्या के 3 गुने को d से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 8 बनता है। तो उसी संख्या के 4 गुने को d से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, पहले इस दोनों में आना। अगर इस संख्या को d से डिवाइड किया जाता है 14 रिमाइंडर बनता है, तो यहाँ संख्या 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया तो रिमाइंडर भी 3 गुना होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 42 होना चाहिए, 42। लेकिन एक्चुअल में रिमाइंडर 8 है, 8। तो तुम बताओ मेरे भाई 42 को मैं 8 के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 8 + 34। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, अगर फाइनल रिमाइंडर 8 शो हो रहा है, इसका मतलब ये जो 34 है वो d से कट गया होगा, तभी तो यहां से कट के रिमाइंडर 0 बनाया होगा और फाइनल रिमाइंडर यहां से 8 बन गया होगा। अरे बताओ ना, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो d है, ये जो d है वो क्या है, ये जो d है वो क्या है, वो 34 का गुणनखंड होगा। यहां से पता चल गया कि d 34 का गुणनखंड है। अब बताओ मेरे भाई, 34 का गुणनखंड होना चाहिए d, और एक कंडीशन यहां से भी होना चाहिए कि जो हमारा डिवाइजर है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, तो d का मान 14 से बड़ा ही होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 34 का फैक्टर कौन होता है जो 14 से बड़ा होगा, तो 34 का फैक्टर एक 17 हो गया, एक 34 हो गया, ये दोनों होगा मेरे भाई, ये दोनों होगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा डिवाइजर तो पता लग गया ना कि 17 होगा या नहीं तो 34 होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, अब मैं इस दोनों पे आता हूं, इस दोनों पे संख्या n को d से भाग लगाने पे 14 रिमाइंडर आता है। अब उसी संख्या के 4 गुना को हम d से भाग लगाएंगे सेम डिवाइजर से, तो मेरा रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 56 होना चाहिए, 56 होना चाहिए। अब तुम बताओ मेरे भाई मेरा रिमाइंडर होना चाहिए 56, लेकिन 56 तो ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां मेरा डिवाइजर फाइनल हो चुका है। तो मेरे भाई इस संख्या में 4n में पहले मैं अपना डिवाइजर 17 से भाग लगाता हूं। तो अगर मैं 4n में 17 से भाग लगाऊंगा तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या मेरा रिमाइंडर 56 पहुंचेगा, किसी संख्या में 17 से भाग लगा के क्या रिमाइंडर 56 बनेगा, नहीं बनेगा। तो वापस मैं इसको 17 से भाग लगाऊंगा तो एक्चुअल रिमाइंडर मेरा 5 बन गया। ठीक है, अच्छा मेरा डिवाइजर 34 भी बन सकता है, मेरा डिवाइजर 34 भी बन सकता है। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसके अकॉर्डिंग तो रिमाइंडर 56 बन रहा है, तो किसी संख्या में अगर मैं 34 से भाग लगाऊंगा तो क्या रिमाइंडर 56 बनेगा, नहीं बनेगा। तो वापस से हमको 34 से भाग लगा के रिमाइंडर पकड़ना 22। ये इसके हिसाब से रिमाइंडर आया, ये 56 जो है इसके हिसाब से रिमाइंडर आया, और मेरा जो एक्चुअल रिमाइंडर आया वो मेरे डी के हिसाब से आया कि अगर इस संख्या में मेरा अगर भाजक 17 होगा तो क्या फाइनल रिमाइंडर बनेगा, अगर इस संख्या में मेरा डिवाइजर 34 होगा तो मेरा क्या रिमाइंडर बनेगा, वो मैंने निकाल लिया। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्या करा है, एक धनात्मक पूर्णांक n को, n है यहाँ पे, n है, एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, 7 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है, रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है। इसका रिमाइंडर कितना बनता है मेरे भाई, 2 बनता है, 2। अच्छा, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा, कौन सा संख्या 7 से विभाजित होने पर 0 प्राप्त होगा। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो मैं पीछे भाग एल्गोरिदम पढ़ाया हूं, जम के पढ़ाया हूं। तुम बताओ मेरे भाई, इसका अगर मैं भाग वाला फॉर्म उतारता हूं तो क्या होगा, सर ये संख्या n है और इसमें 7 से भाग लग रहा है, कितना मर्तबे जा रहा है ये हमको पता ही नहीं है, ना हमको जानना है, और इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2। अब हमको ये बताओ मेरे भाई
कि अगर हमको शेषफल 0 प्राप्त करना है, यहां पे अगर हमको रिमाइंडर 0 चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, यहां रिमाइंडर 0 चाहिए, इसका मतलब हुआ कि सर यहां जो संख्या बैठा हुआ है वो 7 से विभाजित होना चाहिए, वो 7 से विभाजित होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, अभी तो ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं है क्योंकि रिमाइंडर तो 2 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां जो संख्या बैठा हुआ है इसको 7 से डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, तुम इतना बता दो हमको। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस संख्या को 7 से डिवाइड करने के लिए मतलब रिमाइंडर 0 लाने के लिए हमको 2 काम करना पड़ेगा, ठीक है। या तो मेरे भाई इस संख्या में, या तो मेरे भाई इस संख्या में इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है, इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 है, 5। या तो इस संख्या में इस दोनों का डिफरेंस ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड। तो मेरे भाई बताओ ये संख्या कितना हो जाएगा, n+5 हो जाएगा, 5, n+5 हो जाएगा 5। जैसे मेरे भाई इस संख्या में इस दोनों का डिफरेंस ऐड करोगे तो ये संख्या हो जाएगा n+5। अब इजी वे में ये वाला संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 दे देगा। या तो ये काम करो, या नहीं तो मेरे भाई इस संख्या में ये जो रिमाइंडर आ रहा है उसको घटा दो, इस संख्या में ये जो रिमाइंडर आ रहा है इसको घटा दो। या तो तुम इस संख्या में रिमाइंडर जो आ रहा है उसको घटा दो, तो उस केस में ये वाला जो संख्या है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो मैं 2 काम कर सकता हूं, इस संख्या को 7 से डिवाइड करने के लिए मैं 2 काम कर सकता हूं, मतलब शेषफल 0 बनाने के लिए मैं 2 काम कर सकता हूं। या तो इस संख्या में n+5 मैं ऐड करूंगा, या नहीं तो इस संख्या में मैं 2 घटाऊंगा। तो यहां जोड़ रहा है गलत, n+5 ऐड कर रहा है ये सही है, n-5 ऐड कर रहा है ये गलत, n+1 ऐड कर रहा है गलत। यही 2 ऑप्शन है ना, यही 2 पॉसिबिलिटी बनेगा, या तो n+5 करो या तो n-2 करो, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं पीछे एक चैप्टर था पिछले वाला, उसमें मैं ये वाला कंसेप्ट बताया हूं, ठीक है। अच्छा चलो मेरे भाई ध्यान से आगे आना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या कह रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, 2 संख्याएं अलग अलग 33 से विभाजित होता है, 2 संख्याएं अलग अलग है। एक संख्या मान लेता हूं मैं n1 और एक संख्या को मान लेता हूं मैं n2, और दोनों संख्या 33 से विभाजित हो रहा है, 33 से डिवाइड करा रहा है, 33 से विभाजित हो रहा है, मतलब 33 से डिवाइड करा रहा है, हमारा भाजक दोनों केस में 33 है। दोनों संख्या को 33 से विभाजित करने पर 21 और 28 रिमाइंडर बन रहा है। यहां रिमाइंडर कितना बन रहा है 21, और यहां रिमाइंडर कितना बन रहा है 28। ये क्वेश्चन के कहने का मतलब है, यहां 21 रिमाइंडर बन रहा है और यहां मेरे भाई 28 रिमाइंडर बन रहा है। उन दोनों संख्याओं को योग को, इन दोनों संख्याओं के योग को, यानी n1 प्लस n2 को, n1 प्लस n2 को 33 से डिवाइड करने पे, 33 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले नहीं करा चुका हूं, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी नहीं करा चुका हूं। तुम बताओ मेरे भाई, यहां भी डिवाइजर 33 है, यहां भी डिवाइजर 33 है, और जो हमसे पूछ रहा है वहां भी डिवाइजर 33 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा। यहाँ n1 को 33 से डिवाइड करने पर 21 रिमाइंडर मिल रहा है, यहाँ n2 को 33 से डिवाइड करने पर 28 रिमाइंडर मिल रहा है। तो n1 प्लस n2 को 33 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बनेगा, संख्या में क्या चेंज है सर, संख्या n1 प्लस n2 हो गया। तो मेरे भाई यहाँ जो रिमाइंडर बनेगा वो भी तो जुट जाएगा, मेरा संख्या n1 प्लस n2 हो गया, तो मेरा रिमाइंडर 21 प्लस 28 हो जाएगा। तो यहां से जो रिमाइंडर बनेगा वो 21 प्लस का 28 हो जाएगा, 21 प्लस का 28। तो तुम बताओ मेरे भाई 21 और 28 कितना हो जाएगा, 8 एक 9, ये 49 रिमाइंडर आ जाएगा, 49। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, n1 प्लस n2 में 33 से डिवाइड करने पे 49 रिमाइंडर बनेगा क्या, बनेगा क्या कभी भी, रिमाइंडर इससे छोटा ही होगा ना 33 से। तो वापिस इसको 33 से भाग लगाओगे तो 33 इकाई 33 चला जाएगा, 33 इकाई 33 चला जाएगा, और ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, 9 7 16 बन जाएगा, 16 बन जाएगा, 16। तो यहां से कितना रिमाइंडर हो जाएगा मेरे भाई, 16 हो जाएगा, 16। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे भी करा चुका हूं। अगले सवाल पे आना मेरे भाई, अगले सवाल पे इधर देखना मेरे भाई, इस सवाल को, इस सवाल को देखना मेरे भाई ध्यान से। मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है कि P एक अभाज्य संख्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि P एक अभाज्य संख्या है जो कि 3 से बड़ा है, जो कि मेरे भाई 3 से बड़ा है, ठीक है। P अभाज्य संख्या 3 से बड़ा है। जब P स्क्वायर 9 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां जो संख्या दे रखा है वो दे रखा है P स्क्वायर प्लस का 19,
और इस संख्या को 12 से डिवाइड करना है, 12 से। तो 12 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, एक चीज तो हमको साफ दिखाई दे रहा है कि इसको मैं अलग अलग भाग लगाऊंगा, अलग अलग भाग लगाकर रिमाइंडर निकालूंगा। तो यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 7। यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 7। लेकिन मेरे भाई यहां से कितना रिमाइंडर बनेगा इसका तो मुझे को पता ही नहीं है। यहाँ तो पी का मान हमको पता ही नहीं है, बस इतना सा हिंट दे रखा है कि पी अभाज्य संख्या है और 3 से बड़ा है। तो तुम बताओ मेरे भाई पी का मान कितना कितना हो जाएगा, 3 से बड़ा अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, एक 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 11 के बाद 13 होता है, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो मेरे भाई इसमें हमको एक एक वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा, आगे पक्का ये कोई ना कोई पैटर्न बनेगा जो रिपीट मारेगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई पी का मान मैं पहले 5 पुट करता हूँ, 5। जैसे ही मैं 5 पुट करूंगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25, 25। तो 25 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 1, एक रिमाइंडर बन जाएगा 1। तो टोटल रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8। टोटल रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 रिमाइंडर है जो भाजक से कम है, ठीक है। अगर मैं पी का मान 7 पुट करता हूँ, 7 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, पी का मान 7 पुट करोगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो 12 चौक 48, एक ही रिमाइंडर आएगा, एक ही, ठीक है। और 1 + 7 8 आएगा। अगर मैं पी का मान 11 पुट करता हूं तो 11, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। और 121 बट्टा 12 अगर हम करेंगे तो 12 दाएं 120, एक रिमाइंडर फिर से बनेगा, एक रिमाइंडर यहां से फिर से बनेगा, 1 + 7 8, ठीक है। अगर मेरे भाई मैं 13 पुट करता हूं, 13 पी का जगह, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। उसको मैं 12 से भाग लगाऊंगा तो 12 का 12, 4, 12 चौक 48, एक आ रहा है, एक। मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ, ये एक पैटर्न बन रहा है, ये एक पैटर्न बन रहा है। पी का मान तुम कोई सा भी अभाज्य संख्या पुट करेगा, पी का मान कोई सा भी अभाज्य संख्या पुट करेगा तो यहां पे वैल्यू रखने के बाद 12 से डिवाइड होकर रिमाइंडर एक ही देने वाला है, एक ही देने वाला है। तो हर एक केस में यहां से एक रिमाइंडर देगा, यहां से 7 देगा, तो फाइनली 8 ही रिमाइंडर ना बचेगा, फाइनली 8 ही रिमाइंडर ना बचेगा, ठीक है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको ध्यान से देखना। तुम बताओ मेरे भाई ये क्या है, एक धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से विभाजित किया जाता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या x है, एक संख्या y है और एक संख्या z है, ठीक है। x, y, z तीनों को 31 से डिवाइड कर रहा है, 31 से, इसको भी 31 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 31 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 31 से डिवाइड हो रहा है। तीनों केस में हमारा डिवाइजर सेम है। तो मेरे भाई मेरा रिमाइंडर क्या क्या बन रहा है उसको ध्यान से समझना। पहले जो रिमाइंडर बन रहा है वो 17 बन रहा है, 17। दूसरे वाले में जो रिमाइंडर बन रहा है वो 24 बन रहा है, 24। दूसरे वाले में रिमाइंडर कितना बन रहा है, 24 बन रहा है, 24। अच्छा, तीसरे वाले में रिमाइंडर मेरे भाई 27 बन रहा है, 27। तीसरे वाले में रिमाइंडर कितना बन रहा है, 27 बन रहा है, 27, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये 4x - 2y और +3z, इसको 31 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां एक संख्या है x, ध्यान से सुनना, यहां एक संख्या x, यहां y है, यहां z है। तीनों संख्या को 31 से डिवाइड होना है, तीनों संख्या को 31 से डिवाइड होना है। ये भी 31 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 31 से, ये भी 31 से, और जो पूछ रहा है वो भी 31 से डिवाइड हो रहा है। यानी सब जगह हमारा डिवाइजर सेम है, सब जगह हमारा डिवाइजर सेम है, सब जगह हमारा डिवाइजर सेम है। तो तुम बताओ मेरे भाई, जो एक्शन मेरे नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा, जो एक्शन मेरे नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा। अब तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, मेरे नंबर में क्या एक्शन हुआ, मेरे नंबर में क्या एक्शन हुआ। सर यहाँ x है, यहाँ 4x हो गया, यहाँ x है, यहाँ 4x हुआ, तो मेरा नंबर 4 गुना हुआ, तो मेरा रिमाइंडर भी 4 गुना हो जाएगा, 17 गुना 4 हो जाएगा, 17 गुना 4, ये माइनस है तो माइनस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे भाई y, मेरा नंबर y है, y से क्या हो गया, 2y हो गया, 2y, y से 2y हो गया, तो मेरा नंबर 2 गुना हो गया, 2 गुना, तो मेरा रिमाइंडर भी 2 गुना हो जाएगा, 24 का 2 गुना हो जाएगा, 24 गुना 2। जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा, अगर डिवाइजर सेम रहे तो, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, मेरा नंबर क्या है, ये प्लस का प्लस का, मेरा नंबर था जेड, जेड को 31 से डिवाइड करने पे 27 रिमाइंडर देता है, तो 3 जेड को 31 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर देगा। सर जेड से 3 जेड हो गया, 3 गुना हो गया, मेरा नंबर 3 गुना हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, रिमाइंडर भी मेरा 3 गुना हो जाएगा, तो बताओ मेरे भाई रिमाइंडर क्या हो जाएगा। सर 27 गुना 3, 27 गुना 3, यही बन जाएगा, यही बन जाएगा।
ये पूरे संख्या को 31 से डिवाइड करने पर यही रिमाइंडर आएगा। 31 से डिवाइड करने पर यही रिमाइंडर आएगा। इतना बात मेरा समझ लो। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, इस रिमाइंडर को अगर मैं छोटा करूं तो कितना हो जाएगा? ये 17 चौका 68 माइनस का 48 और प्लस का 81 हो जाएगा। 81। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसको घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई ये 0 और 2 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा 20। और मेरे भाई 20 और 80 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 20 80 को 100 101 रिमाइंडर बनेगा। इसके कहने का मतलब हुआ कि इस पूरे संख्या में 31 से भाग लगाओगे तो 101 रिमाइंडर देगा। 101। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस पूरे संख्या में 31 से भाग लगाने पर 101 रिमाइंडर बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसको वापस हम लोग 31 से भाग लगाएंगे, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 31 से छोटा ही होगा। तो 31 तिहाई कितना चला गया? 31 तिहाई 93 चला गया। 93। तो यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 8। यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। 8 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना था मेरे भाई, डिवाइजर मेरा सेम था सब जगह सेम था। ठीक है, अगर x में 31 से भाग लगाने पे 17 रिमाइंडर देता है तो 4x में 31 से भाग लगाने पे कितना रिमाइंडर देगा? 4 गुना हो जाएगा, 68 रिमाइंडर देगा। ठीक है, अरे यही तो होगा। चलो मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। बस तुम्हारा बुद्धि चलना चाहिए कि जो एक्शन हमारे नंबर में होगा वही एक्शन हमारे रिमाइंडर में हो जाएगा। एक धनात्मक संख्या एबीसी को 39 से विभाजित किया जाता है। एक संख्या ए को, इसको 39 से डिवाइड किया जाता है। फिर एक संख्या बी है, इसको भी 39 से डिवाइड किया जाता है। फिर एक संख्या सी है, इसको भी 39 से डिवाइड किया जाता है। तो तीनों केस में मेरे भाई रिमाइंडर कितना कितना मिलता है बताना। पहला केस में रिमाइंडर 9 बनता है, दूसरा केस में रिमाइंडर 7 बनता है, और तीसरा केस में मेरे भाई रिमाइंडर जो है वो 10 बनता है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कि a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। पागल की तरह इसमें मत कर देना कि जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डिवाइजर 39, वहां डिवाइजर 13 है। ठीक है, उसको संभल के काम करो। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर इस संख्या में 13 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा? 13 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 13 अभी हमको तकलीफ दे रहा है। इस 13 को छोड़ो, मेरा डिवाइजर सब जगह 39 चल रहा है। तो पहले मैं ये पता लगाऊंगा कि इस संख्या को 39 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा। इस संख्या को 39 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा। जैसे मैं 39 से भाग लगाने पर रिमाइंडर निकाल लूंगा तो उसी का ना मेरे भाई ये गुणनखंड है, एक सेकंड में मैं निकाल लूंगा कि इसको 13 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा। तुम बताओ मेरे भाई, पहले इस संख्या को 39 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा? सब जगह मेरा डिवाइजर 39 है। तो जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा। यहां मेरा नंबर ए है, यहां भी ए है। ठीक है, तो मेरे भाई हमारा जो नंबर है वो 1 गुना हो गया, 1 गुना, तो मेरा रिमाइंडर भी 1 गुना हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। 9 प्लस। ठीक है, यहां मेरा नंबर बी है, बी से 2b हो गया, 2 गुना हो गया, मेरा नंबर 2 गुना हो गया, तो रिमाइंडर भी 2 गुना हो जाएगा। 7 से 7 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां मेरा संख्या सी है, सी, और यहां मेरा संख्या है 5c। मेरा नंबर 5 गुना हो गया, तो मेरा रिमाइंडर भी 5 गुना हो जाएगा। यानी पहले मेरा रिमाइंडर 10 था तो अब 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा रिमाइंडर आ गया। इस संख्या को 39 से भाग लगाने पे ये रिमाइंडर आया ये। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, इसको मैं छोटा करूंगा और कैलकुलेशन, तो एक्चुअल में 39 से भाग लगाने पे एक्चुअल कितना रिमाइंडर बन रहा है? तो यहां से कितना हो जाएगा? 50, और ये हो जाएगा 14। तो 50 और 14 64, और 64 और 9 कितना हो जाएगा? 73। सर यहां से रिमाइंडर बन रहा है 73, यहां से रिमाइंडर बन रहा है 73। ठीक है, यहां से रिमाइंडर बन रहा है 73। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, यहां से रिमाइंडर बन रहा है 73। अच्छा अब हमको ये बताओ मेरे भाई, इस संख्या को 39 से भाग लगाने पर कभी भी 73 रिमाइंडर बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसका एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा? सर 73 को वापस 39 से भाग लगा लो, 73 को वापस 39 से भाग लगा लो, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 33 से 34 हो जाएगा, 34। यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 34। यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 34 बन जाएगा, 34। ठीक है, यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 34। लेकिन मेरे भाई ये रिमाइंडर
ये रिमाइंडर जो मैं लाया हूं वो किसका ले आया हूं उठा के, ये मैं किसका रिमाइंडर उठा के ले आया हूं। देखो मेरे भाई, इस संख्या को 39 से भाग लगाने पे 34 रिमाइंडर आता है। मैं तो 39 से भाग लगाने पे रिमाइंडर ले आया, मैं तो 39 से भाग लगाने पे रिमाइंडर ले आया। हमसे तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस संख्या को 13 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इसी संख्या को 13 से डिवाइड मतलब इसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे, इसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो सीधा सीधा इस संख्या को 39 से जो डिवाइड किया है उस पर रिमाइंडर 34 बन रहा है। ठीक है, तो इसी रिमाइंडर को मेरे भाई तुमको क्या करना है, 13 से डिवाइड कर देना है 13 से। तो 13 दूना 26 हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 8 मेरे भाई तुम, हम ये कंसेप्ट पहले ही बता चुके हैं, ये कंसेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसी संख्या को 39 से डिवाइड करने पे 34 रिमाइंडर आता है, तो उसी संख्या को इसके फैक्टर से डिवाइड करने पर क्या आएगा, तो इसका जो रिमाइंडर आ रहा है उसको इसके फैक्टर से डिवाइड कर दो तो वही रिमाइंडर आ जाएगा। यानी इस संख्या को 13 से डिवाइड करने पे यही रिमाइंडर आएगा, 8 रिमाइंडर आएगा मेरे भाई, 8। ये मैं पहले क्वेश्चन में डील कर चुका हूं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो अगले सवाल पे आते जरा। देखना मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक संख्या n को 2 अंकों के भाजक d से विभाजित किया जाता है। देखो मेरे भाई, ये कुछ नहीं है, घुमा रहा है, 2 अंकों का भाजक है बस। एक संख्या n है, इसको d से डिवाइड किया जाता है, d से, ठीक है, d से डिवाइड किया जाता है d से, तो वो शेषफल 68 बचता है। मतलब d से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आता है मेरे भाई, कितना रिमाइंडर आता है, 68 रिमाइंडर आता है, 68। अच्छा, यदि 5n को d से विभाजित किया जाता है, संख्या को 5 गुना कर दिया और वापस उसी डिवाइजर से भाग दिया जाता है, उसी डिवाइजर से, तो रिमाइंडर कितना बनता है मेरे भाई, रिमाइंडर कितना बनता है, उस केस में 8 बचता है, 8। तो डी का मान ज्ञात करो क्या होगा, डी का मान बताना है क्या होगा, मतलब डिवाइजर हमको पता लगाना है क्या होगा। फिर से उल्टा क्वेश्चन है, ये उल्टा क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहले ये बताओ, यहां डिवाइजर सेम है, ये दोनों जगह डिवाइजर सेम है, ठीक है, डिवाइजर सेम है मेरे भाई। मेरा संख्या जो है वो n से कितना हो गया, 5n हो गया, 5n। मेरा संख्या 5 गुना हो गया, 5 गुना, तो मेरा रिमाइंडर भी तो 5 गुना होना चाहिए, मेरा रिमाइंडर भी तो 5 गुना, n से 5n हो गया तो रिमाइंडर भी 68 से 68 गुना 5 होना चाहिए, n से n गुना 5 हो गया तो 68 से 68 गुना 5 होना चाहिए। यानी मेरा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, ये 60 पंजे 300, 340 होना चाहिए, 340। सर मेरा रिमाइंडर तो 340 होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग 340 होना चाहिए, लेकिन इस संख्या में 5n में d से भाग लगाने पे रिमाइंडर 8 ही बचा रहा है, 8 ही बचा रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 340 को मैं 8 प्लस, ये 8 प्लस के फॉर्म में लिख रहा हूं, 340 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 8 प्लस ये कितना हो जाएगा, 332, 332। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, ये रिमाइंडर 340 आना चाहिए लेकिन रिमाइंडर 8 ही आया। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 332 है, ये जो 332 है, ये जो 332 है, ये जो 332 है, वो इस डिवाइजर से कट गया होगा, कट गया होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहां जो 340 रिमाइंडर आ रहा है वो डी से बहुत बड़ा आया होगा, इसलिए मेरे भाई जब वापस 340 में भाग लगाया होगा डी से, तो 332 कट गया होगा, तभी तो मेरा रिमाइंडर 8 बचेगा। ये 332 को डी से डिवाइड करने पे यहां पे रिमाइंडर 0 आया होगा, यहां पे 8 रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, तभी तो हमारा रिमाइंडर फाइनल 8 आ रहा है। तो इससे हमको एक ये पता चल गया कि ये जो डी है वो 332 का क्या है, फैक्टर होगा, क्योंकि 332 अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 332 क्या हो जाएगा, 8 का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, एक हिंट यहां से ये पता चला कि जो डी है वो क्या है मेरे भाई, 332 का गुणनखंड होगा। एक चीज तो ये पता चल गया, 332 का गुणनखंड होगा, एक चीज तो हमको ये पता चल गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहां रिमाइंडर 8 होने का मतलब 332 कट गया होगा डिवाइजर से, तभी रिमाइंडर 8 बच रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमको ये बताओ मेरे भाई, एक कंडीशन यहां से भी आएगा कि जो डी हमारा है, ओरिजिनल में जो हमारा डी है, यहां रिमाइंडर 68 फेंक रहा है, तो यहां से जो डी का मान होगा वो 68 से बड़ा ही होगा, डी का मान 68 से बड़ा होगा और डी 332 का गुणनखंड होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, 332 का गुणनखंड, 332 का गुणनखंड कौन कौन होगा, 332 का गुणनखंड कौन कौन होगा जो 68 से बड़ा भी होना चाहिए। ठीक है,
तो तुम बताओ मेरे भाई, ऐसे अगर अंदाजा नहीं लगा सकता है तो इसको टुकड़ा में तोड़ लो, टुकड़ा में। ये 332 को 4 से भाग लगाओ, 4 से, 4 अठे 32, 4 से भाग लगाओ, 4 से, 4 अठे 32, 4 तिहाई 12। मेरे भाई ये 332 कुछ और नहीं, ये 332 कुछ और नहीं, ये 4 गुना 83 है, 4 गुना 83। अब तुम इससे छोटा थोड़ी ना कर सकता है, इससे छोटा थोड़ी ना कर सकता है। अरे हमारा बात समझ गया, इससे छोटा थोड़ी ना कर सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। 332 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 83, 4 गुना 83। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 है, ये जो 4 इसमें है वो 332 का गुणनखंड है, गुणनखंड। और ये जो 83 है वो भी 332 का गुणनखंड है। ये 383 जो, ये जो 83 है वो भी 332 का गुणनखंड है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 68 से बड़ा, 68 से बड़ा गुणनखंड का हमको तलाश है, तो ये गुणनखंड तो होगा नहीं। 68 से बड़ा गुणनखंड का तलाश है तो यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। सर इसके बाद भी गुणनखंड बनेगा, इसके बाद भी गुणनखंड बनेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसके बाद भी गुणनखंड बन सकता है। जैसे मैं इस 2 को और तोड़ दूं तो 2 गुना 2 गुना 83 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई 83 दूना, ये एक गुणनखंड इसका बन सकता है, 6 8 दूना 16, 116 भी बन सकती है, 3 दूना 6 8 दूना 16, 116 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई इसका जो गुणनखंड है वो 68 से बड़ा है, तो 116 भी बन सकता है जो 68 से बड़ा है। लेकिन ऑप्शन में मेरे भाई 116 कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो 332 का गुणनखंड 68 से बड़ा, एक तो 83 बन सकता है या नहीं तो 116 बन सकता है, दोनों केस हो सकता है, ठीक है। तो मेरे भाई ऑप्शन में कौन है मेरे भाई, 83 है, 116 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई ध्यान से। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। जब किसी संख्या को भाजक डी से विभाजित किया जाता है, मेरे भाई हमको संख्या नहीं पता है, मैं संख्या मान लेता हूं n, और इसको भाजक डी से विभाजित किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो रिमाइंडर 10 बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है मेरे भाई, 10 बचता है, रिमाइंडर 10 बचता है। और एन स्क्वायर को डी से डिवाइड किया जाता है, जब एन स्क्वायर को डी से डिवाइड किया जाता है, एन स्क्वायर को डी से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर 4 बचता है, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 4 बचता है, रिमाइंडर 4। तो डी के कितने मान संभव है ये हमसे पूछ रहा है। फिर से मेरे भाई भाजक का मान पूछ रहा है, कै गो मान संभव है, यानी डी के बहुत सारा मान आएगा, उसमें से टोटल कै गो मान बनेगा वो गिन के बताना है, टोटल कै गो मान बनेगा, ठीक है। डी का एग्जैक्ट मान नहीं पूछ रहा है, कितने मान संभव है उसकी संख्या पूछ रहा है। अब तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, क्या ये वही पिछला क्वेश्चन नहीं हो गया, क्या वही पिछला क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ भी डिवाइजर डिवाइजर सेम है। तो तुम बताओ मेरा संख्या क्या हो गया, सर मेरा संख्या n से n स्क्वायर हो गया, तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, मेरा रिमाइंडर 10 से स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा, 100। मेरा रिमाइंडर होना चाहिए 100, मेरा रिमाइंडर होना चाहिए 100, लेकिन मेरा रिमाइंडर एक्चुअल में आ रहा है 4, एक्चुअल में आ रहा है 4। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका 96 वाला जो रिमाइंडर, 96 वाला संख्या है वो तो गुम हो गया होगा, 100 को ऐसे ही तो लिखेगा। ये 4 प्लस 96, ये रिमाइंडर होना चाहिए 96 प्लस 4, लेकिन रिमाइंडर खाली 4 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि ये जो 96 है वो इस डी से, वो इस भाजक से कट गया होगा, वो इस भाजक से कट गया होगा, ठीक है, वो इस भाजक से कट गया होगा, तभी तो मेरा रिमाइंडर खाली 4 बन रहा है, तभी तो मेरा रिमाइंडर खाली 4 बन रहा है। हमारा बात समझ रहा है। चलो मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से हमको क्या पता चल गया, यहां से हमको क्या पता चल गया मेरे भाई, इतना बताना हमको। यहां से क्या पता चल गया, यहां से ये पता चल गया कि जो हमारा डी है, जो हमारा डी है वो 96 का क्या होगा, गुणनखंड होगा। जो डी है वो 96 का क्या होगा, गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा, फैक्टर, ये गुणनखंड होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये 96 डी से कट गया होगा, इसका मतलब मेरे भाई जो डी है वो 96 का फैक्टर होगा, फैक्टर गुणनखंड। कोई संख्या अपने फैक्टर से ही कटता है, ठीक है। तो डी 96 का गुणनखंड होगा। अब बताओ मेरे भाई, यहां से एक कंडीशन हमको ये बताओ कि यहां किसी संख्या में डी से भाग लगाने पर रिमाइंडर 10 आ रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई डी का मान यहां से 10 से तो बड़ा ही आएगा ना,
क्योंकि भाजक हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। तो डी का मान 10 से बड़ा होना चाहिए और डी 96 का गुणनखंड भी होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई ऐसे कितने इसका डी का मान बन सकता है, हमको इतना बता दो, ऐसे कितने डी का मान संभव है जो 96 का गुणनखंड भी हो, 96 का गुणनखंड भी हो और 10 से बड़ा भी हो। तो जितना 96 का गुणनखंड पैदा हो रहा है सबको यहाँ पे लाना होगा। तुम बताओ मेरे भाई 10 से बड़ा 96 का गुणनखंड पहला कौन बनेगा? 10 से बड़ा पहला बनेगा 12। उसके बाद मेरे भाई अगला कौन बनेगा? 16। उसके बाद मेरे भाई अगला कौन बनेगा? 16 के बाद अगला कौन बनेगा मेरे भाई? इसके बाद अगला बनेगा 24। अगला बनेगा 24 के बाद कौन बनेगा अगला मेरे भाई? 24 के बाद बनेगा 32। 24 के बाद बनेगा 32, ठीक है। और 32 के बाद कौन बनेगा मेरे भाई? 48। और 48 के बाद अगला कौन बनेगा मेरे भाई? 96। 48 के बाद अगला कौन बनेगा मेरे भाई? 96, ठीक है। अरे 96 का यही सब तो गुणनखंड होगा जो 10 से बड़ा होगा। 12, 16, 24, 32, 48 और 96, यही तो होगा मेरे भाई 96 का गुणनखंड। तो डी क्या है? 96 का गुणनखंड होना चाहिए और डी का मान 10 से बड़ा होना चाहिए। तो यही तो होगा डी का मान। डी क्या है? 96 का गुणनखंड है, 96 का गुणनखंड। तो यही सब तो है डी का मान। 12, 16, 24, 32, 48, 96, यही सब तो है डी का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई टोटल डी का कितना मान हुआ? 3 और 3 6 मान हुआ, 6 मान। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, चलो इस सवाल को देखो मेरे भाई ध्यान से। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, एक संख्या हमारा n है, इसको एक भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है। मैं भाजक को d मान लेता हूं, d मान लेता हूं, d कि ये हमारा भाजक है, डिवाइजर। अच्छा, तो शेषफल 46 होता है, शेषफल 46 कितना रिमाइंडर देता है मेरे भाई? 46 रिमाइंडर देता है, 46। अच्छा, यदि किसी अन्य संख्या को, कोई और संख्या है मेरे भाई, यदि किसी संख्या को 46 देता है, किसी अन्य संख्या को, तो ये n1 हो गया, n1। कोई और संख्या मेरे भाई n2, उसको उसी भाजक से यानी सेम डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है, तो वो शेषफल 31 छोड़ता है, 31 रिमाइंडर देता है, 31। इतने कहने का मतलब है इसका, दोनों संख्याओं के योग को, फिर आगे कह रहा है दोनों संख्याओं के योग को यानी n1 प्लस n2 को उसी भाजक से डिवाइड किया जाता है, यानी उसी भाजक d से डिवाइड किया जाता है, उसी भाजक से विभाजित किया जाता है। तो ये शेषफल 19 देता है, 19। यहां पर रिमाइंडर कितना देता है मेरे भाई? 19 देता है, 19। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? तो भाजक का पता लगाया क्या होगा, भाजक का पता लगाया क्या होगा, यानी डी का मान क्या होगा, यहां पर हमसे ये पूछ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, देखना ये क्वेश्चन कितना बेहतर क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां भी भाजक सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, ये संख्या n1 में d से भाग लगाने पे 46 रिमाइंडर दिया, यहां दूसरा संख्या उस n2 में, उसमें भी सेम भाजक से है ना डिवाइड करने पर 31 रिमाइंडर दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों संख्या के योगफल में उसी भाजक से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर मेरा मिलेगा? मेरा, ये तो क्वेश्चन का है, ये तो क्वेश्चन का है। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसी दोनों संख्या के योगफल को उसी भाजक से भाग लगाऊंगा तो क्या रिमाइंडर बनेगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां मेरा संख्या क्या हो गया? सर पहले मेरा संख्या n1 n2 था, अब n1 प्लस n2 में उसी भाजक से डिवाइड करना है, यानी मेरा जो नंबर है वो जुट गया, मेरा जो नंबर है वो जुट गया। मेरे नंबर में क्या एक्शन हुआ? पहले मेरा नंबर n1 था, मेरा नंबर n2 था, अब n1 प्लस n2 हो गया, मेरा नंबर जुट गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर n1 प्लस n2 में मैं उसी भाजक से भाग लगाऊंगा, उसी भाजक से डिवाइड करूंगा, तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा। तो मेरे नंबर में क्या एक्शन हुआ? सर मेरा नंबर n1 से n1 प्लस n2 हो गया, तो मेरा रिमाइंडर यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, वो भी जुट जाएगा। तो मेरा रिमाइंडर हो जाएगा 46 प्लस का 31, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे भाई 6 1 7 और 4 3 7। सर मेरा रिमाइंडर होना चाहिए 77, ठीक है। n1 में d से भाग लगाने पे 46 रिमाइंडर मिलता है, n2 में उसी भाजक से डिवाइड करने पर 31 रिमाइंडर मिलता है, तो n1 प्लस n2 में इसी डिवाइजर से भाग करेंगे तो 77 रिमाइंडर मिलेगा, 77। हमारा संख्या यहाँ पे क्या हो गया? जुट गया n1 प्लस n2 में, तो हमारा रिमाइंडर भी जुट जाएगा, ठीक है। जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा। तो n1 प्लस n2 में d से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर होना चाहिए 77, 77 रिमाइंडर होना चाहिए 77।
अब तुम बताओ मेरे भाई, रिमाइंडर तो होना चाहिए 77, रिमाइंडर तो आना चाहिए 77, लेकिन यहां रिमाइंडर आया कितना, 19 रिमाइंडर आया 19। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस 77 को मैं 19 के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, 19 प्लस मेरे भाई 9 में से 17 में से 9 चला जाएगा 68, 6 में से 58, ये 58 10 68, और 68 और 9 58 10 68। हाँ ठीक है मेरे भाई, इस 77 को मैं 58 प्लस 9 के फॉर्म में लिख सकता हूं। तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में डी से भाग लगाने पर रिमाइंडर 19 बन रहा है 19, तो ये 58 कहां उड़ गया, ये 58 कहां उड़ गया, ये 58 कहीं नहीं उड़ा, ये 58 हमारे डिवाइजर से कट गया होगा, ये 58 मेरे डिवाइजर से कट गया होगा। ठीक है, हो सकता है यहां जो रिमाइंडर 77 आ रहा है वो डी से बड़ा आया होगा। ठीक है, वो डी से बड़ा आया होगा, इसीलिए मेरे भाई ये जो 77 है इसको वापस जब डी से भाग लगाया होगा तो ये 58 जो है वो डी से कट गया होगा, यहां रिमाइंडर 0 दिया होगा, और यहां से मेरे भाई खाली 19 रिमाइंडर बचा होगा, जो एक्चुअल में वही रिमाइंडर शो हो रहा है। ठीक है, ये फाइनल रिमाइंडर 19 शो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये जो 58 है वो डी से कट गया, पूरी तरह विभाजित हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये जो डी है, ये जो डी है वो 58 का क्या होगा। सर ये जो डी है वो 58 का गुणनखंड होगा, गुणनखंड, और कुछ नहीं होगा मेरे भाई। इस पे मैं 4-5 क्वेश्चन अभी तक करा चुका हूं। जो डी है वो 58 का गुणनखंड होगा, 58 का। अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ कि हमारा जो एक कंडीशन यहां से भी बनेगा कि जो मेरा डिवाइजर है उसका रिमाइंडर 46 आ रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से जो मेरा डी का मान होगा वो 46 से तो बड़ा ही होगा ना। जो डिवाइजर होगा वो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है, तो जो मेरा डिवाइजर होगा वो 46 से बड़ा होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, 58 का गुणनखंड, 58 का गुणनखंड, और वो भी 46 से बड़ा होना चाहिए, तो कौन होगा 58 का गुणनखंड जो 46 से बड़ा है। तो मेरे भाई 46 से बड़ा 58 का गुणनखंड तो 58 ही होगा। इससे पीछे जाओगे तो 29 हो जाएगा, उससे पीछे जाओगे तो 29 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बहुत सारा गुणनखंड इसका बनेगा। लेकिन हमको लेना है जो हमारा गुणनखंड बनना चाहिए वो 46 से बड़ा होना चाहिए। जो मेरा डी का मान होना चाहिए वो 58 का गुणनखंड तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो डी का मान है वो 46 से बड़ा भी होना चाहिए। तो बताओ मेरे भाई, 58 का गुणनखंड जो 46 से बड़ा है तो एक ही तो बचेगा 58। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे डी का मान कितना बन जाएगा, 58, यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो समाप्त, समाप्त हो गया मेरे भाई। ठीक है, चलो मेरे भाई, इसी के साथ मेरा रिमाइंडर थ्योरम समाप्त हो गया। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम मेरा समाप्त हो गया, ये वाला सीट समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी मेरा पूरा रिमाइंडर थ्योरम समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, अभी मेरा रिमाइंडर थ्योरम का एक जबरदस्त टॉपिक अभी और बचा हुआ है, और वो है मेरे भाई निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, ये तो नॉर्मल रिमाइंडर था, इसके बाद का जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है रिमाइंडर थ्योरम में वो है हमारा निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, उसका अलग से सीट आएगा, उस पर मैं अलग से क्वेश्चन कराऊंगा। फिर उसके बाद ये रिमाइंडर थ्योरम समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से। रिमाइंडर थ्योरम समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग यूनिट डिजिट करेंगे। यूनिट डिजिट करने के बाद हम लोग आगे का और भी नंबर सिस्टम में जितना भी चैप्टर बचता है वो सारे चैप्टर पूरा करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो आज के लिए इतना ही।